प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचारक विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एम.एन. राय और मार्क्सवाद। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एम.एन. राय जी के मार्क्सवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। आरंभ में राय जी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में वो कट्टर मार्क्सवादी बन गए। लेकिन धीरे धीरे उनका मार्क्सवादी विचारधारा से मोह भंग हो गया और उन्होंने कई आधारों पर मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना की। इन्हीं बातों का अध्ययन आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। एम.एन. राय जी का जीवन परिचय, इनके राजनीतिक विचार हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राय जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को अनेक मौलिक रचनाएं दी। प्रारंभ में एम.एन. राय जी एक कट्टर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और वो क्रांति के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, जिस कारण वे कई बार जेल भी गए। लेकिन जब एम.एन. राय जी अमेरिका गए, उसके बाद मैक्सिको आए, तो वे वहाँ मार्क्सवादी विचारधारा से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वे कट्टर मार्क्सवादी बन गए और उन्होंने मार्क्सवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कॉमिंटर्न का सदस्य भी बनाया गया, जिसके अंतर्गत 1925 में उन्होंने भारत में साम्यवादी दल की स्थापना भी की। लेकिन एम.एन. राय जी एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक मौलिक विचारक थे और धीरे धीरे उनका मार्क्सवादी विचारधारा से विश्वास उठने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि मार्क्सवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा की जा रही है, इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद में परिवर्तन करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। एम.एन. राय जी ने कई आधारों पर मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना की, जिसके आधार पर हम एम.एन. राय के मार्क्सवाद संबंधी विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हम एम.एन. राय जी द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा सबसे नंबर 1 पॉइंट है मध्यम वर्ग संबंधी भविष्यवाणी गलत। मार्क्स ने केवल 2 वर्गों, पूंजीपतियों व मजदूरों की बात की थी। मार्क्स ने अपनी मार्क्सवादी विचारधारा में अपने महान ग्रंथ दास कैपिटल में 2 वर्गों की बात की, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। लेकिन राय जी उनकी इस आधार पर आलोचना करते हैं कि उनकी यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई, क्योंकि इन 2 वर्गों के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग भी है, जिसकी मार्क्सवाद ने कहीं पर भी विवेचना नहीं की। क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि संसार में, विश्व में, हर राष्ट्र में 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है और मजदूर वर्ग जब अंतिम शोषण की अंतिम सीमा आ जाती है तो मजदूर वर्ग क्रांति करता है और क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकता है और फिर वहाँ पर समाजवाद की, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, जिस पर निजी संस्थाओं पर पूरे समाज का, पूरे साम्यवादी सभी लोगों का अधिकार हो जाता है। लेकिन राय जी ने इस आधार पर आलोचना की है कि मार्क्स ने मध्यम वर्ग की कहीं पर भी बात नहीं की। अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो आज मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। राय जी ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को तर्कहीन बताया। उन्होंने मार्क्स के इस सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की कि यदि अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन को समाप्त कर दिया जाए तो उद्योगपतियों को इससे बहुत बड़ी हानि होगी और वे अपने उद्योग आदि छोड़ देंगे, जिससे देश के विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा था कि मान लो किसी भी
उद्योगपति द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती है जिसका मूल्य 10 रुपये निर्धारित किया गया है, लेकिन उस पर उसने बनाने में 5 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वो 5 रुपये मालिक की जेब में चले जाते हैं, यानी कि उद्योगपति की जेब में चले जाते हैं। जो 5 रुपये का उसने कोई भी सामान तैयार किया, उसे 10 रुपये में बेचा। जो 5 रुपये हैं, यानी कि जो उसके बचत के हैं, वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था। यानी कि मार्क्स का कहना था कि इन 5 रुपये में से ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी वस्तु का मूल्य तय, जो उसकी वस्तु बिकी है, उसको बनाने में मजदूरों का, कारीगरों का हाथ होता है। लेकिन राय जी ने इस आधार पर उनकी आलोचना की है कि यदि अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन को समाप्त कर दिया जाए, अगर वो मजदूरों को दे दिया जाए, तो इससे उद्योगपतियों को बहुत बड़ी हानि होगी और वे अपने उद्योग आदि छोड़ देंगे, जिससे देश के विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। तीसरा है इसमें हमारा पॉइंट, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या गलत। राय जी ने मार्क्सवाद की भौतिकवादी व्याख्या की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मार्क्स के इस विचार की आलोचना की कि मनुष्य के जीवन में उसे सब कुछ भौतिक वस्तुओं से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि मनुष्य को असली सुख आत्मिक तथा वैचारिक संतुष्टि से प्राप्त होता। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो एक भौतिकवादी विचारक थे। उन्होंने कहा था, उनका मानना था कि भौतिक वस्तुएं ही सब कुछ है। जिसके पास भौतिक वस्तुएं हैं, पैसा है, पूंजीपति है, उसके वो साधन संपन्न है, उसके पास ही सब कुछ है। लेकिन राय जी ने इसके विरुद्ध, इसकी आलोचना करते हुए कहा कि भौतिक वस्तुएं ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी संतुष्टि, सबसे बड़ा सुख, मनुष्य का असली सुख तो वैचारिक सुख है, उसका आत्मिक सुख है। चाहे व्यक्ति के पास कितना ही पैसा, कितना ही कुछ हो, अगर उसका वैचारिक सुख नहीं होगा, उसकी आत्मिक सुख नहीं होगा, तो व्यक्ति कभी भी अपना सुखी जीवन नहीं जी सकता। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व नहीं। मार्क्सवादी विचारधारा में राय जी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन राय जी के मन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति सच्ची लगन थी, क्योंकि राय जी एक मानवतावादी विचारक थे, एक व्यक्तिवादी विचारक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व में व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की ही नहीं, बल्कि उसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण की भी आवश्यकता है, उसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। मार्क्स ने अपनी विचारधारा में कहीं पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं की। इसके विपरीत राय जी ने अपने नव मानवतावादी सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है उनका, वो व्यक्ति ही है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ही उसमें वो बात करते हैं। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा, मार्क्सवाद की अंतिम व्यवस्था की आलोचना। मार्क्सवाद के अंतिम उद्देश्य से राय जी सहमत नहीं थे। मार्क्सवाद अंतिम उद्देश्य साम्यवाद की प्राप्ति था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि विश्व में 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है और ये शोषण जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो मजदूर वर्ग क्रांति करता है और क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग के शासन को उखाड़ फेंकता है और फिर उसके बाद साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। साम्यवाद के अधीन राज्य विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। न कोई राज्य होगा, न कोई वर्ग होगा, सभी लोग समाज के लिए कार्य करेंगे। लेकिन राय जी इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इससे मानव का राजनीतिक विकास रुक जाएगा, जिससे कि समाज में अस्थिरता आ जाएगी। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा, वर्ग सिद्धांत की आलोचना। राय जी द्वारा मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की भी कड़ी आलोचना की गई, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है और जिसके कारण मजदूर वर्ग में विद्रोह उत्पन्न होता है और वो क्रांति करता है। यानी कि उसका मानना था कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और उनमें वर्ग संघर्ष, दोनों में निरंतर वर्ग संघर्ष बना रहता है, निरंतर वर्ग संघर्ष चलता रहता है। लेकिन राय जी ने इसमें स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आवश्यक नहीं कि पूंजीपति और मजदूर वर्ग में हमेशा संघर्ष ही होता है। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के लिए
सहयोग से भी कार्य करते हैं। विश्व का जितना भी विकास हुआ है इन दोनों वर्गों के सहयोग से हुआ है। अगर दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष होता तो दोनों वर्ग मिलजुल कर कार्य नहीं करते और न ही विश्व का इतना ज़्यादा विकास हो पाता। नंबर 7 पॉइंट है इसमें, मार्क्सवाद एक रूढ़िवादी विचारधारा। राय जी ने मार्क्सवाद की इस आधार पर भी आलोचना की कि मार्क्सवादी विचारधारा एक रूढ़िवादी विचारधारा बनकर रह गई। समय के अनुसार इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया, जो कि अति आवश्यक था, क्योंकि किसी भी विचारधारा का गतिशील एवं परिवर्तनशील होना अति आवश्यक है, अन्यथा वह स्थिर हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। अगर किसी भी विचारधारा में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में हम समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी, वह जड़ बन जाएगी, वह स्थिर बन जाएगी। नंबर 8 पॉइंट है इसमें हमारा, क्रांति संबंधी विचार। राय जी ने मार्क्सवाद की इस आधार पर भी आलोचना की कि मार्क्स ने यह विचार दिया था कि जब पूंजीपति और मजदूर वर्ग में अत्यधिक संघर्ष होगा तो मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा, लेकिन राय जी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ, अर्थात मार्क्स की क्रांति संबंधी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई। यानी कि आज तक पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग में कोई बड़ा संघर्ष देखने को नहीं मिला जिससे मजदूर वर्ग द्वारा बहुत बड़ी क्रांति की गई हो और उसने पूंजीपति वर्ग का शासन उखाड़ के वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई हो। थोड़ा अगर हम 1917 की रूस की क्रांति की बात करें और 1929 में चीन की जनवादी क्रांति की बात करें, ये छोटे छोटे उदाहरणों को छोड़कर कोई भी इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई है जिसे पूरे विश्व में बदलाव आया हो। इसमें हमारा नंबर 9 पॉइंट है, मार्क्सवाद एक वर्ग तक सीमित। राय जी एक व्यक्तिवादी विचारक थे और उनका अंतिम उद्देश्य मानवता का विकास करना था, इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद की इस आधार पर भी आलोचना की कि मार्क्सवाद एक वर्ग तक सीमित है, जबकि समाज व राष्ट्र के विकास के लिए सभी वर्गों का एक समान विकास होना अति आवश्यक है। क्योंकि राय जी का मानना था कि कार्ल मार्क्स सिर्फ मजदूर वर्ग के हितों के लिए सोच रहा है, मजदूर वर्ग के हितों की बात कर रहा है, वह पूंजीपति के हितों की कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा केवल एक वर्ग तक सीमित है, लेकिन समाज, राष्ट्र या किसी भी देश का या किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक हम सभी वर्गों को एक साथ लेकर नहीं चल पाते। नंबर 10 पॉइंट है इसमें हमारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। राय जी मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि यदि विरोधी वर्गों में संघर्ष बना रहेगा तो समाज अपना विकास नहीं कर सकता। द्वंद्वात्मक यानी कि दो वर्गों में अगर संघर्ष बना रहेगा तो समाज अपना विकास नहीं कर सकता। राय जी का विचार था कि किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग होना जरूरी है। हम न तो मजदूर वर्ग को गौण कर सकते, न तो मजदूर वर्ग को अनदेखा कर सकते और न ही पूंजीपति वर्ग को अनदेखा कर सकते। सभी समुदायों का, सभी वर्गों का अगर सहयोग होगा तभी कोई राष्ट्र विकास कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने एम.एन. राय के मार्क्सवाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया कि किन किन आधारों पर एम.एन. राय जी ने मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना की। अंत में हम मार्क्सवाद के इस आलोचनात्मक मूल्यांकन का अध्ययन करने के पश्चात कह सकते हैं कि राय जी ने मार्क्सवादी विचारधारा को बिल्कुल नहीं नकारा है। वह प्रारंभ में मार्क्सवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे और बाद में उन्होंने इसकी कई सिद्धांतों पर, कई बिंदुओं पर आलोचना की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इसको बिल्कुल नकार देते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें कुछ कमियों को निकाल कर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया है ताकि मार्क्सवादी विचारधारा को दोबारा गतिशील एवं परिवर्तनशील बनाया जा सके। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।